नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे आकांक्षा पारेख काश्यप जी की कहानी तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में। तो आइए सुनते हैं कहानी। सब कविताएं लिखने लगेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन? मुझे अब तक याद है तुमने कॉलेज कैंटीन में हंसते हुए अनुराधा को कहा था। अनुराधा ने तुम्हें मजाक में डपटते हुए कहा था, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लिख तो तुम कभी नहीं पाओगे, पढ़ना भी तुम्हारे बूते से बाहर है। और तुमने कैसे झट से पेपर नैपकिन निकालकर उस पर अनुराधा का नाम लिखकर आगे बढ़ाते हुए कहा था, ये देखो किसने कहा कि मैं लिख नहीं सकता। फिर जोर जोर से तुमने 3-4 बार उसका नाम पढ़ा था और हंसते हुए कहा था, देखो पढ़ भी रहा हूं। सब लोग जोर जोर से हंस दिए थे। अनुराधा ने बनावटी गुस्से से तुम्हारे हाथ से पेपर नैपकिन लेकर फाड़ दिया था और जोर से बोली थी, मैं कविता लिखने की बात कर रही थी। लेकिन तुम तो हार मानने वाले लोगों में से थे ही नहीं। तुमने तुरंत कहा था, जिस कागज को आपने पुर्जा पुर्जा कर दिया है मैडम, मैंने अभी अभी उस पर कविता ही लिखी थी और उसका सस्वर पाठ किया था। आपको मंजूर नहीं कि कोई आपके सामने कवि बन जाए। मैं आपको चुनौती की तरह लगा और आपने मेरे अरमान, मेरे शब्दों को तार तार कर दिया। अनुराधा चुप हो गई थी। उसे सूझा ही नहीं कि वह क्या करे। वह झेंप गई थी। कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर सोचा करती थी कि तुमसे कुछ सीखा जाए या नहीं, पर यह जरूर सीखना चाहिए कि जिंदगी कैसे बिताई जाती है। हम साइकिल पर कॉलेज आने वाली पीढ़ी से हैं, पर तुम्हें वह भी नसीब नहीं थी। पूरा साल तुमने एक जोड़े में काट दिया था। कोई सा भी अवसर हो, तुम हमेशा वह नीले लाल चौखाने वाली शर्ट और काली पैंट में ही दिखे। तुम्हारे पैरों में सस्ते सैंडल होते थे। मैंने तुम्हें कभी जूते में नहीं देखा। पर मजाल क्या कि कोई तुम्हारा मजाक बना दे या आर्थिक हालत के चलते अनदेखी कर दे। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं यह एकालाप क्यों कर रही हूं, पर सच कहूं, कई बार तुम्हारी हाजिर जवाबी से डरकर ही मैंने तुमसे बात नहीं की। मैं बातचीत में वैसे भी कच्ची हूं। ऊपर से तुम ऐसे तुर्की बतुर्की जवाब देते थे कि मुझे लगता था कि तुम्हारे सामने कभी टिक नहीं पाऊंगी। तुम कभी कैंटीन में ना चाय पीते थे ना समोसा खाते थे। सिर्फ इसलिए कि तुम किसी को खिला नहीं सकते तो खा कैसे सकते हो। हम सब लोगों ने कितनी जिद की होगी कि तुम्हें कभी चाय पिला सकें, पर तुम्हारा निश्चय तोड़ने का मतलब था पहाड़ तोड़ना। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, पर मुझे याद है। एक बार क्लास में तुमने सबसे ज्यादा होशियार समझे जाने वाले सुमित श्रीवास्तव के ज्ञान की धज्जियां बिखेर दी थी। तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस लेक्चर में जोशी सर का भी दिल जीत लिया था। सर ने खुद कहा था कि उन्होंने पहली बार इस उम्र में किसी छात्र का ऐसा ज्ञान देखा है। मुझे तो केमिस्ट्री में पास होने के लाले पड़े रहते थे और तुमने तो सर को भी चमत्कृत कर दिया था। लेकिन सुमित श्रीवास्तव की हार ने उसे और चिढ़ा दिया था। पिछले 6 महीने से उसने पढ़ाकू का जो चोला पहन रखा था, वह तुमने अचानक नोचकर फेंक दिया था। हम सबको भी लगता था कि सुमित इस बात का बदला जरूर लेगा, लेकिन कैसे, यह कोई नहीं सोच पा रहा था। सब जानते थे कि तुम्हें परेशान करना असंभव है। न तुम दूसरों की बातों पर ध्यान देते थे, न किसी बात पर खींचते थे। तुम खुद में गाफिल रहते थे। मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त रूप से तुम्हें याद दिला दिया है कि मैं कौन हूं। मैं वही हूं जिसे एक बार तुमने हंसते हुए कहा था, कुपोषण की शिकार। वैसे अब मैं काफी तंदुरुस्त हो गई हूं, इसलिए जरूरी है कि अब मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊं। अब मैं एक स्कूल चलाती हूँ। सिर्फ 7 साल हुए हैं स्कूल को, पर हमारे स्कूल की साख बन गई है। इस साल पहली बार हमारे स्कूल का बैच 10वीं की परीक्षा देगा। तुम्हारे बारे में फेसबुक पर पढ़ती रहती हूँ। तुम्हें पढ़कर लगता है कि यदि तुम सरकारी अफसर न होते तो अच्छे मोटिवेशनल गुरु भी हो सकते थे। तुम्हारी व्यस्तता जानने के बाद भी मैं अनुरोध कर रही हूँ कि एक बार मिलने का समय दो। तुमसे बहुत जरूरी काम है। इस चिट्ठी की शुरुआत में मैंने कोई संबोधन नहीं लिखा है, इसलिए नहीं
कि समझ नहीं पा रही थी कि क्या लिखूं, बल्कि मुझे लगा कि प्रिय जैसा कुछ लिखने से यह अनौपचारिक हो जाएगा, और मैं तुमसे कोई अनौपचारिकता नहीं चाहती। उम्मीद है कि तुम जवाब दोगे। सर्दी की दस्तक इसी बात से पता चल जाती है जब आप एक प्याला चाय पी चुके हों और दूसरे की तलब लगे और कंबल से बाहर निकलने को दिल न करे। मैंने हिसाब लगाया कि यदि मैं तुरंत उठकर तैयार होने नहीं गई तो कितनी भागम भाग हो सकती है। हमारे स्कूल की 10वीं कक्षा के बैच को लेकर हम सभी लोगों में जबरदस्त उत्साह था। सब इसी तैयारी में लगे हुए थे कि कैसे कोर्स बार बार दोहराया जाए। मैं पहली बार पेरेंट्स का दबाव महसूस कर रही थी। हर दिन किसी न किसी का फोन आ जाता था। मैडम 10th है, जरा देखिएगा। माता पिता बच्चों से ज्यादा तनाव में थे। मैंने एक वर्कशॉप माता पिता के लिए भी की, पर मुझे उसका बहुत फायदा नजर नहीं आ रहा था। तमाम कोशिश के बाद भी न माता पिता समझ रहे थे न बच्चे। 10वीं के बैच में एक अलग तरह का तनाव दिख रहा था, जबकि परीक्षा में पूरे 3 महीने थे। मैंने योजनाएं बहुत बनाई थी कि पूरे साल बच्चों को ऐसा माहौल देंगे कि परीक्षा का डर हावी न हो। मैंने बेमन से कंबल बगल में सरकाया और ठंडे फर्श पर पैर रख दिया। इतनी देर से कंबल में दबे हुए गुनगुने पैर फर्श की ठंडक से कांप गए। मेरा पैर अंदाजे से स्लीपर खोजने लगा। मेरी नजर अपने मोबाइल पर जमी थी। मैं बस मोबाइल की स्क्रीन से नजर हटाने ही वाली थी कि एक व्हाट्सएप मैसेज चमका। नाम देखकर मेरा दिल उछलकर मुंह तक आ गया। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं तुम्हें खूब पहचान गया हूं, और यदि नहीं भी पहचानता तो पता लगाना आसान नहीं है कि तुम वही हो जो नाक से आवाज निकालकर मैडम से सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री मांगती जाती थी। तुम्हारा 2 पन्ने का मैसेज पढ़कर दावे से कह सकता हूं कि तुम परीक्षा में भी बस पन्ने भरती रही होगी। खैर, मजाक कर रहा हूं। आज शाम 7 बजे आईआईसी में मिलते हैं। मुझे तुम्हारी तरह कॉपी भरने का शौक नहीं था शुरू से, इसलिए बस इतना ही। इंतजार करूंगा। प्रोग्राम में कोई चेंज हो तो बता देना। मैसेज पढ़कर मेरा मन एकदम हल्का हो गया। बस हल्का सा डर लगा कि उससे यह सब कहूंगी कैसे जो मैंने इतने दिनों से सोच रखा है। फिर मुझे याद आया कि उसने मुझे नाक से आवाज निकालने वाली कहा। मुझे गुस्सा आया, पर ठीक है, शाम को हिसाब चुकता करूंगी। आप तो बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन आप बदल गई हैं। क्यों बदल गई हूं? वैसी ही तो हूं। इतना बोल रही हो, कह रही हो नहीं बदली। कॉलेज में तो मैंने कभी तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनी थी। ऐसे कैसे नहीं सुनी थी? सुबह आपने ही तो कहा मैं नाक से बोलती हूं। मैंने थोड़ा सा बनावटी गुस्सा दिखाया। बदले में उसने जोर से ठहाका लगा दिया। फिर जैसे खुद बोला, अच्छा हुआ यह बात तुमने अभी बाहर लॉन में कह दी, वरना अंदर तो जोर से बोल भी नहीं सकते। ठहाका लगाना तो दूर की बात है। संभ्रांत क्लब में सब धीरे धीरे बात कर रहे थे। कभी कभी क्रॉकरी की आवाज उस चुप्पी को तोड़ देती थी। हॉल के बीच में एक टेबल खाली थी। उसने इशारा किया और मैं वहां चल पड़ी। बैठने के बाद मैंने पहली बार उसे गौर से देखा था। आगे के बाल थोड़े कम हो गए थे, लेकिन पेट अभी भी चुस्त था, बिल्कुल सपाट। उसने कोट उतारकर कुर्सी के पीछे टांग दिया। उसकी बलिष्ठ बाहें शर्ट से झांकने लगीं। मैं उसे देख ही रही थी कि उसने मेरी निगाह को पकड़ लिया। मेरी निगाहों की चोरी पकड़ में आ गई तो मैं असहज हो गई। वह फौरन समझ गया और बोला, क्या खाओगी बताओ? मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तय ही नहीं कर पा रही थी कि क्या कहूं। तभी वह बोला, अगर डिनर तक रुक सकती हो तो कुछ हल्का खाते हैं, वरना दिल्ली वालों का फेवरेट छोले भटूरे मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है। उसका सारा ध्यान खाने में था, जबकि मैं सोच रही थी कि जो मुझे कहना है उसे कहां से शुरू किया जाए। मैंने ऐसे सिर हिलाया जैसे कहना चाह रही हूं, छोले भटूरे ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसने 2 लोगों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ऑर्डर कर दिया था। जब वह ऑर्डर देकर फारिग हो गया तो मैंने अपने गले में आई खराश को साफ करने की कोशिश की।
वह तुरंत समझ गया और बोला, ओह सॉरी, मैं भूल ही गया कि तुम्हें मुझसे कुछ काम था। बताओ। मैंने उसके चेहरे पर निगाह टिकाई और कहा, मैं कहना चाह रही थी कि शब्द मेरे गले में अटक गए। वह गौर से मुझे देखता रहा। फिर मैंने हिम्मत बटोर कर कहा, मैं तुम तो जानते हो कि 10वीं की परीक्षाएं हैं 2 महीने बाद। मैं एक स्कूल चलाती हूं, तो मैं चाहती थी कि तुम एक बार हमारे स्कूल आओ और और बच्चों को मोटिवेट करो। मैंने जल्दी से अपना वाक्य खत्म कर दिया। मोटिवेट और मैं? वह हंसा। मैं मोटिवेशनल गुरु नहीं हूं यार। और फिर तुम्हें क्यों लगा कि मैं यह काम कर सकता हूं? पर बात सिर्फ यह नहीं है, कुछ और है। बताओ, तुम मुझसे वाकई क्या चाहती हो? संकोच मत करो, कहो। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे स्कूल आकर सुमित श्रीवास्तव वाला वह किस्सा सुनाओ। मैंने बिना लाग लपेट के कह दिया। वह कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर पूछा, इससे क्या होगा? ताकि मेरे स्टूडेंट्स को पता चल सके कि वे आत्मविश्वास के साथ किसी भी स्थिति को जीत सकते हैं। तुम कैसे कह सकती हो वो मेरा आत्मविश्वास था? क्योंकि उस दिन तुमने जो किया था उसे करने के लिए दम चाहिए। मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा जो बात प्रभावित करती थी वह तुम्हारी कुछ ना छुपाने की आदत थी। तुम कभी अपनी गरीबी छुपाते नहीं थे, खुल्लम खुल्ला कहते थे। अभी चाय नाश्ते की मेरी जेब इजाजत नहीं देती। जब देगी तो जरूर खाऊंगा और खिलाऊंगा भी। तुम्हें कभी यह बताने से डर क्यों नहीं लगता था कि तुम कच्ची बस्ती में रहते हो? तुम्हारे पापा किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी हैं। तुम्हारा बड़ा भाई राज मजदूर है। तुम्हारा बहनोई सब्जी का ठेला लगाता है। और मैं रौ में कहे जा रही थी, बिना यह सोचे कि वाक्य ठीक है या नहीं, सही जगह बोल रही हूं या नहीं, यह बोलना ठीक है कि नहीं। उसने बेचैनी से अपना पहलू बदला। मैं समझ गई कि कुछ ज्यादा ही कह गई हूं। वह थोड़ी देर चुप मुझे देखता रहा और जब बोला तो मुझे लगा जैसे उसकी आवाज बहुत दूर से आ रही हो। उसने चबा चबा कर कहना शुरू किया, प्रिया, यह सब तब अच्छा लगता था। एक पूरी पीढ़ी बदल गई है। तुम यकीन मानोगी, मेरे किस्से में मेरे बच्चों को ही दिलचस्पी नहीं है। वह मेरे संघर्ष या हमेशा साफ कह देने की आदत को मूर्खता मानते हैं। उन्हें खराब लगता है जब उनके दादाजी का जिक्र आ जाता है। वे अपने फूफा जी से बात करना नहीं चाहते। अब समय बदल गया है, कुछ भी वैसा नहीं रहा। ऐसी बातें किसी बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकती। फिर इतने सालों से सरकारी नौकरी करते करते मुझे लगता है मैं भी अपना वास्तविक रूप खो चुका हूं। वह चुप हो गया पर मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कुराहट गवाह थी कि वह निराश नहीं हुआ है, बस बदलाव से थोड़ी कोफ्त महसूस कर रहा है। मैंने तुरुप का पत्ता फेंका। ठीक है, उन हालातों से निकलकर आईएएस बनने वाले अधिकारी के रूप में मत आओ। मेरे कॉलेज के दोस्त होने के नाते आ जाओ प्लीज। तुम कहते थे ना, यदि जीवन में कुछ बन पाया तो कॉलेज के साथी जहां पुकारेंगे वहां दौड़ जाऊंगा। यहां तो दौड़ना भी नहीं है, बस 1 घंटा ड्राइव करके आना है। वह फिक्क से हंस दिया। उसके चमकीले दांतों की चमक पूरे कमरे में बिखर गई। तय हुआ कि वह शुक्रवार को आएगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने बिल लाने को कहा। मैंने संकोच में अपना पर्स निकाला तो वह हंस पड़ा और कहा, अब बिल चुका सकता हूं। स्कूल के ऑडिटोरियम में हर क्लास के बच्चे कतार से बैठे थे। उसने आते ही कहा, ये रंगोली तुमने तो नहीं बनाई होगी। मैंने इनकार में सर हिलाया तो उसने हंसकर कहा, तुम तो अमीबा की तरह रंगोली बनाती थी। याद है, एक बार कॉलेज में बनाई थी तुमने टेढ़ी मेढ़ी। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों से यहां आता रहा है और सभी से परिचित है। सब उसके आत्मीय व्यवहार पर मुग्ध थे। हॉल में उसकी गंभीर आवाज गूंज रही थी। वह एक से एक शेर सुना रहा था और बच्चे तालियां पीट रहे थे। हम जब भी ऐसा कोई आयोजन करते थे तो बच्चों को टिकाकर रखना मुश्किल होता था। यहां बच्चे हिल ही नहीं रहे थे।
वह बीच बीच में सवाल करता और पूछता कि गणित में नंबर कम आने के 5 नुकसान बताओ। यदि ऐसा प्रश्न आए तो वो क्या जवाब लिखना चाहेंगे? बच्चे एक से एक जवाब दे रहे थे। यदि पापा के पास मर्सिडीज न होकर ऑल्टो गाड़ी हो तो साइंस में नंबर ज्यादा आएंगे या एवरेज? इस सवाल पर जैसे हॉल लोटपोट हो गया। फिर उसने कहना शुरू किया कि बच्चे अपनी पृष्ठभूमि को छुपाना चाहते हैं, इसलिए हर चीज छुपाते हैं। आखिरकार वह उस किस्से पर आया कि कैसे उसके क्लास के साथी ने एक कार्यक्रम रखा जिसमें अपने परिवार के बारे में जानकारी देनी थी। सभी ने सोचा उस दिन मैं नहीं आऊंगा या फिर उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लूंगा, पर मैं न सिर्फ पहुंचा बल्कि पूरा परिवार लेकर पहुंचा। मेरी माँ की फटी एड़ियां, मेरे भाई के अशुद्ध उच्चारण, मेरी बहन की साधारण साड़ी और मेरे पिता की चतुर्थ श्रेणी वाली खाकी वर्दी, कोई भी बात मेरे आड़े नहीं आई। मैंने अपने पिता की खूबियां ऐसे बताई कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि वे पूछते मेरे पिता किस दफ्तर में चपरासी हैं। मेरे बहनोई शिक्षा को लेकर इतने सजग थे कि बहन को शादी के बाद बीए में एडमिशन दिला दिया। इस बात को मैंने इस ढंग से कहा कि लोग भूल गए कि उनका सब्जी का ठेला कहाँ लगता है। यह किस्से सुनाने का तरीका ही था जो मैं अपनी कॉपियों में उत्तर रटने के बजाय रोचक तरीके से लिखने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, सब क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकते, इसलिए सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है, वर्तमान कैसे आंकता है यह बड़ी बात नहीं है। इतिहास आपको कैसे याद रखता है यह आपकी उपलब्धि है। मुझे नहीं पता कि 10वीं के बच्चों के छोटे से दिमाग पर इन बातों का कितना असर हुआ, पर जब वह स्टेज से उतरा तो बच्चे मधुमक्खियों की तरह उसके आसपास इकट्ठे हो गए। वह हंस रहा था, बच्चों की पीठ पर धौल जमा रहा था। मैंने सभी टीचरों को मना कर दिया कि कोई भी बच्चों के पास न जाए। बच्चे अभी भी सवाल कर रहे थे। ढेरों सवालों के बीच एक आवाज आई, सर, अगर फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बता देना चाहिए कि फेल हो गए हो, फिर दोबारा मेहनत करनी चाहिए। पास होने लायक नंबर लाकर बिंदास रहना कठिन नहीं है, कठिन तो मेरिट में आकर भी डरे रहना है कि कल क्या होगा। वह बाहर आ गया। चलते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, जब मैं अपने माता पिता को उस दिन कॉलेज ले आया था तो मुझे लगा था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन तुमने इतने साल इस घटना को याद रखा और माना कि यह बड़ा कदम था। यही मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तुम्हारे लिए एक और पुरस्कार मेरे पास है। मैंने कहा तो वह चौंका। सामने से एक दुबली पतली आकृति चली आ रही थी। आकृति ठीक उसके सामने आकर ठहर गई। उसने 2 मिनट गौर से देखा और जैसे चीखा, सुमित, सुमित श्रीवास्तव। सुमित ने हामी में सिर हिलाया और कहा, इसके स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। उसने चिरपरिचित ठहाका लगाया और कहा, अब बताओ, तुम्हारे यहां ऐसे ऐसे लोग केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बच्चों का क्या होगा? हम तीनों हंस दिए। उसने हम दोनों के गले में अपनी बाहें डाल दी, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो। हम तीनों गले मिले तो लगा सारे शीश महल धुल गए हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।